स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो 2026 एनुअल एग्ज़ाम का हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग 1 से 40 तक जो प्रश्न है उसको पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम इसका आगे की तरफ एनालिसिस करेंगे इस तरह से कि आपका सिलेबस भी कवर हो। इसके पहले एक क्वेश्चन हमें पीछे का देखना है, क्वेश्चन नंबर कितना है उसको देख लेते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो उसको फिर से देख लेते हैं। मिस्टेक से आपको उसमें वो लगा है, ये तो सही था। इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोगों का था, इसको देख लेते हैं। फ्रांसवा बर्नियर ये क्वेश्चन नंबर 34 है। ये जो क्वेश्चन नंबर है इसका लेक्चर जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग मिस्टेक से 6 वर्ष लगा दिए थे कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो इसका सही आंसर आपका 12 ईयर्स होगा, 12 वर्षों तक। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 16 ये आपको शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में ही रहा था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में ये फ्रांसवा बर्नियर जो है रहा था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड फ्रांकोइस बर्नियर स्टे इन इंडिया? 12 ईयर्स। ये ध्यान में रखिएगा कि ये 16, इसमें थोड़ा सा डेट का भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो अधिकांश हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि ये 1658 में आया था और उसके बाद 1669 तक, ये 1669 तक जो है आपको ये रहा था। तो ये दोनों शाहजहां और औरंगजेब दोनों का शासनकाल इसके बीच में आ जाता है। तो ये 1658 से लेकर के और 1669 के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 11-12 वर्षों का टाइम हो जाता है। तो 12 वर्षों तक जो है ये रहा था। और ये जो है इसको चूँकि शाहजहां का एक बेटा तो औरंगजेब है और एक बेटा इसका दारा शिकोह था। और ये दारा शिकोह जो है ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। ये विद्वान व्यक्ति था। इसने आपको बहुत सारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसका आपको फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के संपर्क में आपको फ्रांसवा बर्नियर जो है ये रहा था। और दारा शिकोह बिल्कुल मुलायम हृदय वाला कह सकते हैं कि सूफी विचारधारा का ये व्यक्ति था। और औरंगजेब जो है वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था और ये दोनों शाहजहां के बेटे थे। और ये भी ध्यान रखिए कि एक समय आता है जब इसको अधर्मी घोषित कर देता है आपको औरंगजेब, और अधर्मी घोषित करके और उसके बाद इसकी हत्या करवा देता है दारा शिकोह को। और इसको बड़ी बुरी तरह से आप कह सकते हैं कि इसको नंगा करके घुमाता है औरंगजेब अपने भाई को। तो ये शाहजहां, औरंगजेब और औरंगजेब का भाई दारा शिकोह तीनों के संपर्क में फ्रांसवा बर्नियर रहा था। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग 6 ईयर्स को टिक लगाए थे उसको थोड़ा सा आप लोगों को सुधार लेना है। उसके बाद चलिए आज हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 40 के आगे जो है हम इसको देखेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सीरियसली इसको देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो सीरियसली इसको देखते हैं
तो ये कम से कम ये तो आता है ना कि कहीं किसी प्रकार का आपको डाउट्स है, तो वो डाउट्स को हम और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जितनी बात हम पिछले लेक्चर में सिर्फ 6 इयर्स आपको बता दिए थे, लेकिन आज हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का आपको प्रयास किया। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद। Who founded the खालसा पंथ? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो अगर हम देखें तो खालसा पंथ का जो संस्थापक है वो गुरु गोविंद सिंह है। आपको गुरु गोविंद सिंह है, ये गुरु गोविंद सिंह है, और ये सिखों के 10वें गुरु है। ये सिखों के 10वें गुरु है, और 10वें गुरु के साथ साथ ये गुरु गोविंद सिंह के समय ही जो गुरु परंपरा थी सिख संप्रदाय में वह समाप्त हो गई, इसलिए इनको सिखों के अंतिम गुरु भी माना जाता है। और प्रथम गुरु अगर कहा जाए तो गुरु नानक देव थे। तो गुरु नानक से संबंधित हम लोग जो प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, वो पटना में हुआ था। और पटना में आप जब गांधी सेतु पुल से होकर क्रॉस करेंगे तो पटना पहुंचने के पहले आपको लेफ्ट साइड में पटना सिटी में जो गुरुद्वारा दिखेगा, तो वहीं पर जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ की जो स्थापना की थी तो इसमें 5 सिद्धांतों का इन्होंने सलाह दिया था। 5 सिद्धांत जो है इन्होंने बनाए थे सिखों के लिए, उसको 5 ककार के नाम से जाना जाता है। सिखों के 5 ककार के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये 5 ककार का जो सलाह है ये आपको किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। सिखों के 5 ककार। तो 5 ककार का मतलब है कि 5 वस्तुएं धारण, 5 चीज़ें जो है धारण करने का सलाह गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को दिया था उनकी पहचान के लिए। और 5 जो चीज़ें हैं वो क से शुरू होता है, इसलिए 5 ककार उसको कहा जाता है। तो इन्होंने ही कहा था कि भाई जो पंजाबी है, सिख धर्म के जो लोग हैं, उनको बड़े बड़े केस रखना चाहिए। क से केस हो गया। दूसरा केस है तो फिर कंघा भी होना चाहिए, कौम्ब भी होना चाहिए। उसके बाद आप सिखों को देखिएगा अपने हाथ में कड़ा पहने हुए रहता, तो कड़ा भी पहनने का इन्होंने सलाह दिया है। 1 क, 2 क, 3 क हो गया। 5 ककार है। और है आपका कच्छा का मतलब ये लंगोट वगैरह जो है ये पहनते हैं सिख लोग, पंजाबी लोग। तो केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, और एक हो गया कृपान या कटार। कृपान का मतलब होता है तलवार। तो इन्होंने यही सिखों के 5 ककार है। और इस 5 ककार को धारण करने की जो सलाह है वो सिखों के अंतिम 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ में इन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि जो भी खालसा पंथ के सदस्य होंगे, जो सिख संप्रदाय को मानने वाले लोग होंगे, इनको इन 5 ककार को फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें केस रखना पड़ेगा, अपने साथ कंघा रखना पड़ेगा, अपने हाथ में ये आपको कलाई में कड़ा पहनना होगा, कच्छा धारण करना होगा, और अपने साथ एक तलवार वगैरह जो होता है, टांगे रहते हैं ये लोग, कृपान रखना होगा। तो इस तरह से खालसा पंथ का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? तज़किरा, मलफूजात, मकतूबात, कश्फ उल महजूब। What is the collection of letters written by Sufi saints called? तज़किरा, मलफूजात, मकतूबात और कश्फ उल महजूब।
इसमें से बताना है कि ये जो सूफी संत होते थे, जो सूफी सेंट होते थे, ये आपको कुछ पत्र लिखते थे, और ये जो पत्र लिखते थे उन पत्रों को, सभी पत्रों को एक जगह कलेक्ट करके किसी ने लिखा। तो जिसने भी लिखा उसको, तो बताइए कि उस सारे पत्रों का संकलन एक जगह जहाँ किया, कलेक्शन किया, उस पुस्तक का क्या नाम है। तो सूफी संत के बारे में आप जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में भी कुछ लोग कट्टर हैं, हिंदू धर्म में भी कुछ लोग कट्टर है जो अपने धर्म के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म में भी कुछ लोग कट्टर है। तो इसी कट्टरता के खिलाफ में, इसी कट्टरता के खिलाफ में इनके विरुद्ध कह सकते हैं, इनके खिलाफ लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुसलमानों में जो संत हुए उन्हें सूफी कहा गया, इस्लाम में जो संत हुए उन्हें सूफी संत कहा गया, और आप हिंदुओं में जो संत हुए उनको कहा गया कि इनको आप साधु कह सकते हैं या सीधे हम संत कह सकते हैं। तो सूफी जो है मुस्लिम में कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नरम स्वभाव के व्यक्ति है। तो एक सूफी विचारधारा बन गई, और यही कारण है कि बहुत सारे जो सूफी है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है आपको राजस्थान के अजमेर शरीफ में है, जहाँ किसी भी धर्म को मानने वाले लोग जा कर के चादर पोशी करते हैं और अपने लिए दुआ मांगते हैं कि मेरी आप जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण कर दीजिए, या हर प्रकार की दुआ मांगने जाते हैं आपको अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो ये मुस्लिम थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये सूफी थे, ये कट्टरता का विरोध करते थे। उसी तरह से आप हिंदू धर्म में भी देखिएगा तो आपको रहीम है, कबीर है, तो बहुत सारे लोगों ने, रामानंद है, और दक्षिण भारत के कुछ संत हम लोग देखे, नयनार, और उसके बाद आपको अलवार संत जो हम लोग अंडाल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये सारे लोग जो है धार्मिक कट्टरता के खिलाफ में जो है क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे, और इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी थोड़ा सॉफ्ट था, जिसको हर सोसाइटी के लोग, गरीब अमीर, आसानी से उसका पालन कर सके। तो ये जो मुस्लिम जो सूफी संत थे, तो ये लोग जो भी पत्र व्यवहार करते थे, लेटर वगैरह लिखते थे, तो उस सारे पत्रों को एक जगह जो है लिखा गया, किसी लेखक ने लिखा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जिससे उसका जो नाम दिया, उस सारे पत्रों का संकलन जिस पुस्तक में किया, उस पुस्तक का क्या नाम है, उसका कलेक्शन जो है, उसका जो संकलन है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम आप याद रखिएगा, मकतूबात कहा जाता है उसको मकतूबात कहा जाता है। मकतूबात सूफी संतों के द्वारा लिखे गए पत्रों के संकलन को मकतूबात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आप लेक्चर से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप यकीन मानिए, अगर हम मॉडल क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर 5 साल का सब्जेक्ट में PYQ कर लेंगे, कुछ भी बाहर से कोई गेस पेपर या कोई गाइड फाइड वगैरह पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप ध्यान से देख लिए, एग्ज़ाम देकर आप आएंगे तो आपको फील होगा। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम लास्ट होगा, उसके बाद हम ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक हम इसको लेके चल रहे हैं। 43 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कनिंघम, मार्शल डोमिंगो पेस, who discovered the ruins of Hampi in 1800 AD। आपको कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उसके बाद नेक्स्ट है कनिंघम, उसके बाद एक है मार्शल, जॉन मार्शल साहब का नाम आ रहा है, उसके बाद एक है डोमिंगो पेस। तो ये जो डोमिंगो पेस है ये पुर्तगाली यात्री थे, ये पुर्तगाली यात्री थे, ये ध्यान में रखिएगा। पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगीज ट्रैवलर्स थे, ये पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पेस। और ये आए कहाँ थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे, विजयनगर किंगडम में आए थे।
और ये दक्षिण भारत का सबसे, हम कह सकते हैं कि भारत का आपको 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत का हम सबसे शक्तिशाली आपको हिंदू शासक यहाँ पर होते थे, जिनका नाम था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तो ये विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय। ये यादव वंश के, संगम वंश के राजा थे और विजयनगर की स्थापना भी यादव वंश के लोगों ने ही किया है। और हम लोग विजयनगर की स्थापना से उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो यहाँ हमें हम्पी पर जाना है। इसी विजयनगर की राजधानी हम्पी है। इसी विजयनगर की राजधानी आपको हम्पी है। और हम्पी जो है एक देवी का भी नाम है। एक देवी है, गॉडेस है, लेडी गॉड हम कह सकते हैं, गॉडेस कह सकते हैं। तो उसी हम्पी देवी को माना जाता है कि वो विजयनगर जो किंगडम है उसकी प्रोटेक्टर आपको गॉडेस है, संरक्षण करने वाली महिला देवी है वो हम्पी। तो उन्हीं के नाम पर उसका जो कैपिटल है उस हम्पी को बनाया गया। तो आज के समय में उसका भग्नावशेष पड़ा हुआ, उसका अरेंस पड़ा हुआ। अरेंस का मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में पड़ा हुआ है। जैसे वो हम्पी पूरी तरह से तो नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो भी पार्ट्स बचा हुआ है उसी को हम भग्नावशेष कहेंगे। तो इसकी खोज 1800 ईस्वी में किया। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है कि आखिर ये हम्पी के भग्नावशेष का खोज जो है 1800 ईस्वी में 1800 एडी में किसने किया। तो इसका जो खोज है वो आपको कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की किंगडम थी, कैपिटल थी, राजधानी थी विजयनगर किंगडम का, उसका खोज किया था। और खोज जो किया था तो ये कॉलिन मैकेंजी जो है आखिर क्या थे। ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो आपको पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। आपको आगे जब जाएंगे ग्रेजुएशन वगैरह के बाद और आपको अगर इच्छा होगा कि हम भी कुछ रिसर्च वगैरह करें तो आप आर्कियोलॉजी से भी, पुरातत्व स्पेशल पुरातत्व से भी आप पीजी वगैरह कर सकते हैं, आगे का आप डिग्री वगैरह ले सकते हैं। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है ये पुरातत्व विद थे, ये एक तरह आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इस तरह से हम्पी के भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब है कि बचा हुआ जो हम्पी का हिस्सा बचा हुआ है, जो भी उसके राजधानी का दीवारें या उसके जो भवन थे या जो मंदिर थे, जो कुछ भी बचा हुआ उसी को भग्नावशेष कहते हैं, उसी को रिंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है। राम राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय। Who is credited with adding impressive gopurams to South Indian temples? राम राय, उसके बाद आपको देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड और कृष्णदेवराय। तो यहाँ पर चार जो है विजयनगर एम्पायर के, विजयनगर किंगडम के चार किंग का नाम दिया है, राम राय का, देवराय फर्स्ट का, देवराय सेकंड का और कृष्णदेवराय का। तो आप समझिए कि इसमें से बताना है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम, इस गोपुरम का मीनिंग समझिए आप। ये गोपुरम आखिर क्या होता है। ये जो भव्य गोपुरम है इसको समझना। तो जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के समय उसका एक प्रवेश द्वार होता है, एक इंट्रेंस होता है। तो जो इंट्रेंस है वो बहुत ऊंचा ऊंचा, बहुत लंबा सा बनाया जाता था और उसी इंट्रेंस को गोपुरम कहा जाता था। तो ये खास करके दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के मंदिरों में आपको यह देखा जाता था। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो मंदिरों की 3 प्रकार की शैली प्रचलित है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ भारत में प्रचलित है। इसको आप सब याद रखिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा पूछ देगा। तो मंदिर निर्माण की
शैलियाँ भारत में, शैलियाँ भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। एक को कहा जाता है नागर शैली, एक को कहा जाता है द्रविड़ शैली, और एक को कहा जाता है बेसर शैली। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में, तो उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते थे उनकी शैली आपको नागर शैली होती थी। हम लोग अपने यहाँ के मंदिरों को देख सकते हैं कि वह किस प्रकार से आयताकार ढंग से उसको बनाया जाता था, और बीच में अगर कहा जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो आपको मंदिर का जो मुख्य भाग था जहाँ पर देवता को स्थापित किया जाता था, तो यहाँ के जो मंदिर है वो खास करके आयताकार टाइप के हुआ करते थे। और द्रविड़ शैली के मंदिर को देखिएगा कि नीचे से चौड़ा होगा और ऊपर जाते जाते पतला होता जाएगा, और अभी तो सारा शैली मिक्स हो गया। तो ये द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में आपको पाए जाते थे, साउथ इंडिया में। और यहाँ के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो इंट्रेंस बनाए जाते थे साउथ इंडिया में, वो इंट्रेंस इतना ऊंचा होता था, उसका जो मेन गेट होता था कि उसी गेट को गोपुरम कहा जाता था, भव्य गोपुरम, भव्य गोपुरम यानी इम्प्रेसिव गोपुरम उसको कहा जाता था। बहुत प्रभावी दिखता था वो। अब बताइए कि नागर शैली और द्रविड़ शैली अगर आप देखिए तो जो दक्कन का पठार है वो समझ सकते हैं कि वो सीमा रेखा है, महाराष्ट्र के बाद जो सटा हुआ है तो वो उसको बॉर्डर मानता है लोग। विंध्याचल पर्वतमाला को आप मान सकते हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, और उत्तर वाले भाग को उत्तर भारत के नाम से जानते हैं, लेकिन दोनों का जो ज्वाइंट है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मध्य भारत कह सकते हैं। तो इस मध्य भारत में क्या होगा, ये दोनों शैली मिक्स रहेगा। कुछ असर नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर का भी रहेगा, और कुछ आपको द्रविड़ शैली के मंदिरों का असर ये पड़ेगा जो मध्य प्रदेश वगैरह में है या उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में है। यानी जो भी मध्य भारत का जो पार्ट है वहाँ पर जो मंदिर बनाए जाते थे वहाँ उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह के मंदिरों के बनाए जाने की शैली इसमें प्रयोग किए जाते थे। तो मिश्रित शैली है एक तरह से बेसर शैली। तो इस तरह से समझ लीजिए कि मंदिरों को बनाने की 3 शैली थी, लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर जो द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे वह बेस उसका चौड़ा होता था, और ऊपर जाते जाते आप जैसे रामेश्वरम का मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, सारे मंदिरों के बारे में आप आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे, स्थापत्य कला जब पढ़ेंगे तो पूरे भारत और पूरे दुनिया के स्तर पर आप आर्किटेक्ट को पढ़ेंगे कि किस तरह से कहाँ कौन से बिल्डिंग्स बनाए जाते थे और किस तरह से आपको रिलीजियस जो टेम्पल्स वगैरह होते थे वो बनाए जाते थे। तो सबके शैली के बारे में आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो ये गोपुरम की बात हो रही है, ये गोपुरम पहले खुला होता था, लेकिन अब उस गोपुरम को ऊपर से कनेक्ट करके उसको जोड़ दिया गया। तो भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, विजयनगर के किस शासक को दिया जाता है? तो ये कौन कर सकता है? ये केडी ही कर सकता है, कृष्ण देवराय ही कर सकता है। अब जान लीजिए कि विजयनगर जो किंगडम है वहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया। एक था संगम वंश, दूसरा था सालुब वंश, तीसरा तुलुब वंश, और अंतिम जो था उसको अराविडु वंश उसको बोलेंगे, अराविडु वंश। और यही जो अराविडु वंश का अंतिम शासक है राम राय, उसका समझिए कि इसी के समय में आपको राक्षसी तांगरी का युद्ध होता है। आपको 1565 ईस्वी में 1565 में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है। 23 जनवरी
1565 को एक युद्ध होता है जिसे हम राक्षसी तांगरी का युद्ध कहते हैं। और इसी राक्षसी तांगरी का जो युद्ध है, इसी युद्ध में इस विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। और कौन कौन लोग उसमें 4-5 पड़ोसी राज्य जो है क्या होते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, संघ बना करके लड़ते हैं। क्योंकि बना के नहीं लड़ेगा तो इतना शक्तिशाली साम्राज्य है, इसको आपको समाप्त करना इतना आसान बात नहीं है। और ये कृष्णदेवराय जो था, इनका शासनकाल था आपको 1500, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इनका पीरियड पूछ सकता है 1509 से 1529 ईस्वी तक। ये आपको कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड है। और आप याद रखिएगा कि भारत के इतिहास में अगर देखिएगा तो 3 महत्वपूर्ण शासकों का शासनकाल आपको याद कर लीजिएगा। एक कृष्णदेवराय जो बार बार पूछता है और किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में भी पूछता है, 1509 से 1529। दूसरा आपको हर्षवर्धन है, जो कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकालीन शासक इसको कह सकते हैं, प्राचीन उत्तर प्राचीन काल का हम शासक कह सकते हैं हर्षवर्धन को। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन जो है, इसका जो शासन है आपको 629 से लेकर के 647 ईस्वी तक, इसको ये भी बराबर पूछता है। और एक और पूछता है शेरशाह का, जो आपको मध्यकाल में आप आ जाइएगा तो शेरशाह का भी शासनकाल पूछता है बराबर। और बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, 1540 से 1545 ईस्वी में ये शेरशाह हुमायूं को पराजित करके और आपको बादशाह बनता है। ये अफगान है, ये पठान है। तो इस तरह से हम समझ गए कि ये जो भव्य गोपुरम होते थे, साउथ इंडिया के मंदिरों के जो मुख्य द्वार होते थे, उन्हीं को गोपुरम कहा जाता था। और ये गोपुरम जो होते थे, प्रवेश द्वार जो होते थे, वो खुले रहते थे। लेकिन इसको जोड़ने का श्रेय अगर कहा जाएगा तो केडी को है, कृष्णदेवराय को है। और इसको हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी का महानतम हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है कृष्णदेवराय को। तो फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। ये सब आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वन लाइनर में हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करेंगे इसमें। निकोलो दे कोंती किस देश का व्यापारी था? रूस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल। निकोलो डी कोंटी वाज ए ट्रेडर फ्रॉम हिज कंट्री? रसिया, स्पेन, इटली, पुर्तगाल। तो आपको बताना है कि जो निकोलो दे कोंटी है या निकोलो डी कोंटी है, वह किस देश का आपको व्यापारी था। ये व्यापार करने का काम करते थे, ये निकोलो डी कोंटी। ये व्यापार के सिलसिले में आपको भारत आए थे। तो ये किस देश के व्यापारी थे, ये हमें बताना है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये जो निकोलो डी कोंटी है, ये आपको कहाँ के? इटली के व्यापारी। ये इटली के व्यापारी है निकोलो डी कोंटी, इटली। इसको टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ चलते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1333, 1336, 1347 और 1351। When was the Bahmani kingdom established? 1333, 1336, 1347, 1351। तो ये भी दक्षिण भारत का एक राज्य है आपको बहमनी। तो इसकी जो स्थापना है ये आपको बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने आपको किया था इसकी स्थापना। और अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1347 में इसका स्थापना हुआ था। 1347 में इसका स्थापना हुआ था। 1347 में इसकी स्थापना हुई थी बहमनी का। और कौन किया था? उसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह।
या इसी को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और आप 1347 ईस्वी की यदि आप बात कीजिएगा तो उस समय अगर भारत में देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत का शासन था। इस समय जो शासन था वो दिल्ली सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत। आपको मालूम है कि 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहता है। इसमें कई वंशों के शासन जो है शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत में। देखिए 320 वर्ष है ये, 1206 से 1526 तक। तो 1206 के पहले ही आप देखेंगे कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी क्या करता है, पराजित कर देता है, उसको डिफीट कर देता है। और उसके बाद उसका जो सेवक है, एक तरह से कह सकते हैं गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है शासन करता है। लेकिन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़ा से गिरकर। चौगान एक खेल है जो खेलते रहता है और उससे गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1206 में नहीं, 1210 में उसकी मृत्यु होती है। और 1210 में आपको कह सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है शासक बनता है। उसके बाद फिर रजिया सुल्तान वगैरह, तो कई वंश के शासक इसमें शासन करते हैं, जिसमें से एक गुलाम वंश है। और इस गुलाम वंश को समाप्त कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश का फिर शासन आ जाता है दिल्ली सल्तनत में। फिर इस खिलजी वंश के भी अंतिम शासक को पराजित करता है वो तुगलक वंश के लोग, तुगलक वंश। और इस तुगलक वंश को भी समाप्त करता है, उसका नाम है सैयद वंश। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में, जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ पढ़ेंगे। और अंतिम जो वंश है इसका, उसको कहा जाता है लोदी वंश। तो इसी लोदी वंश का जो अंतिम शासक है, जिसका नाम इब्राहिम लोदी है, उसको 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई में इस लोदी वंश को का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, उसको पराजित कर देता है। और पहला शासक है इब्राहिम लोदी जो युद्ध क्षेत्र में मारा भी जाता है। और उसके बाद आपको मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो शासक होते थे उसको सुल्तान कहा जाता था, उसको सुल्तान कहा जाता था। लेकिन अब जो शासक होगा उसको बादशाह कहा जाएगा। तो 1206 से 1526 तक जो भी इस भारत के शासक थे उन्हें सुल्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, उसको जब बाबर पराजित कर देता है, तो पराजित करने के बाद बाबर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करता है इस हिंदुस्तान में। और उसके बाद बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करता है। तब से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक जो भी इस देश के शासक रहते हैं उन्हें बादशाह कहा जाता है। तो सुल्तान और बादशाह का आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो उसी में 1347 में आपको शासक जो था एमबीटी था। कौन शासक था? एमबीटी, शॉर्ट में आप याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के शासन के समय ये स्वतंत्र हो गया था। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। पहले वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके अंतर्गत ये शासन करता था, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट हो गया और इसने अपने राज्य की स्थापना किया। और विजयनगर किंगडम को जब समाप्त करता है तो उसमें से आपको बहमनी साम्राज्य भी रहता है उसमें शामिल, उसके ग्रुप में जो लोग रहते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1347 में, और ये 1336 जो देख रहे हैं इसमें आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रहा है। विजयनगर जो एम्पायर है जिसका महानतम शासक है कृष्णदेव राय है, जिसमें भी आपने देखा कि 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, उसके बाद आपको सालूब वंश, उसके बाद तुलुप वंश और लास्ट में अराबिडू वंश। तो तुलुप वंश के शासक कृष्णदेव राय थे जिसका चर्चा हम लोग किए। वो 1336 में आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के शासकों ने किया। ये यादव वंश थे और संगम वंश के 2 शासक थे। एक का नाम था हरिहर
और एक का नाम था बुक्का। तो इसी हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। इसी दोनों भाई ने मिलकर के 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस समय भी यदि देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में आपको सुल्तान यानी तुगलक वंश का ही शासन था। तो तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थोड़ा सा जब उसकी शासन व्यवस्था कमज़ोर होती है, प्रशासनिक स्थिति, तो बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होने लगते हैं और उसी समय ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47। विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप में माने जाते हैं? विष्णु, शिव, कार्तिकेय, गणेश। विरूपाक्षा द पैट्रन डाइटी ऑफ विजयनगर इज कंसाइडर्ड ए फॉर्म ऑफ विच गॉड? विष्णु, शिवा, कार्तिकेय और गणेश। अब इस चार देवता का नाम यहाँ पर आपको दिया है। ये विजयनगर के संरक्षक देवता है। देवी का नाम हम लोग जान रहे हैं कि विजयनगर की जो संरक्षिका थी उन्हें हम्पी के नाम से जाना जाता था, हम्पी देवी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके संरक्षक पंपा देवी उसको बोला जाता था, पंपा देवी। और ये आपको कह सकते हैं कि ये शिव जो है इनके संरक्षक देवता थे। ये शिव इसके संरक्षक देवता थे और ये पंपा देवी का के पति के रूप में जो है इसका आराधना किया जाता था। तो शिव को आप टिक लगा दीजिएगा। ये विरूपाक्ष कहा जाता था। शिव को विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वह इसी विरूपाक्ष की आराधना करते थे कि ये जो विरूपाक्ष है ये हमारे विजयनगर किंगडम की सुरक्षा करेंगे। संरक्षक देवता के रूप में इनको माना जाता था और विरूपाक्ष का मतलब शिव होता था उनके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ चलते हैं हम लोग। विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं? ऊंचे गोपुरम, ये तो बता ही दिए थे। उसके बाद रथ गलियां, उसके बाद कल्याण मंडप। ये कल्याण मंडप होता था मंदिर है, दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे तो वहाँ के मंदिरों में विवाह वगैरह संपन्न कराने के लिए एक आंगन में एक मंडप टाइप का बना होता था, उसको कल्याण मंडप कहा जाता था। और उसमें एक परिक्रमा पथ होता था, रथ गलियाँ के नाम से उन्हें जाना जाता था। और उस पर रथ पर हम लोग सवार भी कई प्रकार के, आपको भीम रथ, अर्जुन रथ है, युधिष्ठिर रथ है, ये सब करके बहुत सारे हम लोग रथ गलियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे रथ होते थे जिस पर ये लोग सवार होते थे। तो विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो इनमें से सभी विशेषता है। ऊंचे गोपुरम होते थे, उनमें रथ गलियां होती थी वहाँ के मंदिरों में, और कल्याण मंडप होते थे। तो इनमें से सभी पर हम टिक लगा देंगे। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विजयनगर टेम्पल्स? विजयनगर टेम्पल्स की जो आपका देखिए तो ये टॉल गोपुरम, कैरियट, स्ट्रीट्स, कल्याण मंडप, ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज को टिक लगा दीजिए, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, कृष्णदेवराय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनिस, निकोलो दे कॉन्ती। Which foreign traveler has described the physique of कृष्णदेवराय? बारबोसा, डोमिंगो पायस, उसके बाद फर्नाओ नुनिस और निकोलो डी कॉन्टी। ये चार जो है, चार के चार विदेशी यात्री है, फॉरेन ट्रैवलर्स है। और जब फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं तो यहाँ के जो किंग होते हैं, यहाँ के जो राजा होते हैं, उनके दरबार में ये लोग जाते हैं और दरबार में जाते हैं और यहाँ का जो शानो शौकत है, यहाँ के जो कल्चर्स है, उसके बारे में अपने जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, उनके जो अपने बुक होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं उनके स्मृति ग्रंथ होते हैं, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये उसकी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विजयनगर का जो महानतम शासक है कृष्णदेवराय,
उनके कद काठी का वर्णन कौन करता है? तो ये पुर्तगाली यात्री करता है, ये आपको डोमिंगो पेस करता है। क्योंकि विजयनगर कृष्णदेवराय के दरबार में भी आता है ये डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो है ये आपको क्या करता है कि कृष्णदेवराय के कद काठी, मतलब किस तरह का इनका कद था, ये इनकी जो फिजिक थी वह किस प्रकार की थी, तो इसका वर्णन इन्होंने किया है। और ये आपको गौर वर्ण के थे, किस तरह से ये वर्णन किया है, तो ये गौर वर्ण के थे। गौर वर्ण मतलब गोरे रंग के थे कृष्णदेवराय। उसके बाद कैसा, ये लंबे थे या फिर छोटे थे, तो मझौले कद के थे। ये सब लिखा है उनके बारे में, मझौले कद के थे ये। और क्या लिखा है कृष्णदेवराय के बारे में? तो और लिखा है कि इनके चेहरे पर चेचक का दाग था, चेहरे पर चेचक का दाग था। ये सारी बातें आपको डोमिंगो पेस ने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय के कद काठी के का वर्णन करते हुए लिखा है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1976, 1981, 1986, 1991। When was Hampi declared World Heritage Site by UNESCO? 1976, 1981, 1986 और 1991। तो ये इंडिया के पुरातत्व स्थल है, ये आर्कियोलॉजिकल आपको प्लेस कह सकते हैं आपको। तो जो भी इंडिया के आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, जैसे यहाँ का ताजमहल है, या फिर आपको यहाँ के बहुत सारे पुराने जो मंदिर है, जैसे हम्पी की बात हो रही है, जो विजयनगर किंगडम की क्या है कैपिटल सिटी थी उस समय, तो इन सारे का खजुराहो का मंदिर है, सांची का बौद्ध स्मारक है, तो इस सबको यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, और वो क्या करता है, इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत घोषित कर देता है साइट के रूप में। और उसका कहना है कि ये स्पेसिफिक है, किसी देश का विरासत नहीं है, जबकि यह विश्व स्तर का विरासत उसको मान लेती है ये यूनेस्को। और उसके बाद यूनेस्को उसकी सुरक्षा के लिए खर्च भी करती है बहुत सारा। तो दुनिया में आपको वर्ल्ड लेवल पर देखिएगा तो हर कंट्री में कोई ना कोई साइट है जिसको यूनेस्को ने क्या किया है, उसको विश्व पुरातत्व स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो ये जो हमारा हम्पी है उसको कब जो है विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में इसको घोषित किया, तो इसका आंसर आपको 1986 में किया, ये ध्यान में रखना। 1986 में इसको विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर दिया गया। उसके बाद अगर देखिएगा और भी तो आप 1986 हो गया। हड़प्पा को 2021 में किया था, हड़प्पा भी विश्व विरासत सूची में शामिल है, लेकिन ये आपको आज के समय में पाकिस्तान में है। 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको घोषित कर दिया। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन और देखेंगे थोड़ा तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतीहर क्या कहलाते थे? तो अपने उसको खुद काश्त, पाही काश्त, मुजरियान, रैयत। What were the farmers who did contract farming in other villages called? खुद काश्त, पाही काश्त, मुजारियान, रैयत। यहाँ इस चारों में से दूसरे गांव में अगर कोई जा करके ठेका ले करके दूसरे के खेत में अगर खेती कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता था, इसके बारे में हमें बताना है। तो उसे पाही काश्त कहा जाता था। ये वन लाइनर है, इसको आप याद रखिएगा। और जो अपने ज़मीन पर खेती करते थे उन्हें खुद काश्त कहा जाता था। तो पाही काश्त, किसी दूसरे गांव में आप गए और वहाँ से ज़मीन के जो रैयत है, जो मालिक है उससे आप ठेका पर ले लिए और उसके बाद आप खेती कर रहे हैं, लीज वगैरह पर ले करके या कैसे भी, जो उस समय की परंपरा रही होगी, तो उसको ले करके आप खेती कर रहे हैं तो आपको पाही काश्त किसान कहा जाएगा।
उसके बाद 52 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? सिंस व्हेन आर पोटैटोज, टोमेटोज, चिल्लीज आर ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो ये आपको 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी से ये उपजाए जाते हैं। 17वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1699 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम लोग क्या करेंगे? 17वीं शताब्दी कहेंगे, 17th सेंचुरी कहेंगे। ये 100 वर्ष हो गया, 1600 को हम ले लेंगे और 99 वर्ष उधर हो गया, तो 100 वर्ष का ये आपको 17th सेंचुरी है। और जैसे ही 1700 वर्ष स्टार्ट होगा तो 1700 ईस्वी से लेकर के फिर 1799 ईस्वी तक 18th सेंचुरी होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 17th सेंचुरी, ये 1600 से 1699 ईस्वी के बीच में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। और पुर्तगाली जब आते हैं तो वो अपने साथ आलू, टमाटर, मिर्च वगैरह लेकर आते हैं और तब से भारत में इन सारे फसलों की खेती की जाती है। उसके पहले हमारे पूर्वज आलू, टमाटर और मिर्च के बारे में नहीं जानते थे कि ये भी कोई फसल होता है। और आज के डेट में देखा जाए तो हमारा मुख्य भोजन है, तो ये 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी को आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ हम लोग चलते हैं। उस भूमि को क्या कहा जाता है जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? पोलस, परौती, बंजर, चाचर। What was that land called which was never left vacant? पोलस, परौती, चाचर, बंजर। ये परती है, परौती का मतलब परती तो छोड़ने वाली बात हो गया। चाचर, ये चौड़ चाचर का जो ज़मीन है उसको भी सालों भर उसमें खेती नहीं होती थी। जो बंजर ज़मीन है उसमें भी सालों भर खेती नहीं होती थी। जो पोलज होता था इसमें सालों भर खेती होती थी। इससे पोलज को आप सही कर लेंगे। ये पोलज जहाँ वर्ष भर खेती होती है, जहाँ वर्ष भर खेती होती है वैसे ज़मीन को हम पोलज कहते हैं। तो पोलज ज़मीन को कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, बाकी सब को कुछ वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ चलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। जोवान्नी कारेरी किस देश का यात्री था? स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इंग्लैंड। जोवान्नी कारेरी वॉज ए ट्रैवलर फ्रॉम व्हिच कंट्री? स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इंग्लैंड। क्योंकि हम जानते हैं कि एंशियंट टाइम से भी इंडिया में आने के लिए जो यूरोप के लोग हैं वो हमेशा आपको यात्रा करते ही रहते थे, क्योंकि यहाँ से ये एंशियंट टाइम से ही बिजनेस वगैरह अपना करते आए हैं। तो ये आपको 1695 में आया था, 1695 ईस्वी में आया था। 1695 किस देश का ये यात्री था ये हमें बताना है 54 का। तो ये ध्यान में रखिए कि ये इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था? जोवान्नी कारेरी, ये इटली का यात्री था। और 1695 ईस्वी या 1695 एडी में ये आया था कहाँ? भारत। और ये मुग़ल दरबार में आया था, मुग़ल दरबार में ये आया था। हम जानते हैं कि 1526 से लेकर के और 1857 तक मुग़ल वंश यानी बादशाह का शासन रहता है भारत पर। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन है वह नवंबर 1858 में 1858 ईस्वी में सीधे ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड की महारानी के हाथ में चला जाता है। तो 1857 जो बहादुर शाह जफर है वो मुग़ल वंश का अंतिम आपको बादशाह है। तो 1695 की बात देखा जाए तो 1695 में कौन शासक रहा होगा?
तो हम जान रहे हैं कि 1658 में शाहजहाँ है, उसके बाद औरंगजेब आ जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। तो ये अगर पूछ देगा कि जोवानी करेरी किस देश का यात्री था, तो ये इटली का यात्री था। और कब आया, तो 1695 में आया। कहाँ आया, तो मुगल दरबार में आया। और नाम पूछ देगा कि किस मुगल शासक के दरबार में आया, तो उसका नाम याद रखिएगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ये कह सकते हैं कि मुगल वंश का अंतिम मजबूत शासक था। इसके बाद जो भी मुगल वंश के शासक आते हैं, कमज़ोर शासक आते हैं, और इसी के कारण अंग्रेज इस देश को गुलाम बना देते हैं। उसके बाद आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर, अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विच पार्ट ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आइन ए अकबरी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो अकबरनामा है इसको किसने लिखा था। तो अकबरनामा का अगर लेखक देखा जाए तो इसको अबुल फजल ने लिखा था। और अबुल फजल का जो अकबरनामा है उसमें आपको उसके कई भाग है, तो उसका तीसरा भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है। तीसरे भाग को आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। और आइन ए अकबरी का मतलब होता है अकबर का इतिहास, अकबर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अकबर। आइन ए अकबरी यानी आपको अकबरनामा के जो 3 भाग है ना, कई भाग है, उसमें से जो थर्ड भाग है, तीसरा जो भाग है उसे आइन ए अकबरी कहा जाता है। और उसमें अकबर के इतिहास का चर्चा किया गया है। तो ये थर्ड है। विच पार्ट ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आइन ए अकबरी, तो थर्ड पार्ट, इसको आप टिक लगा लेंगे। इस तरह से आज हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चन नंबर 55 तक बढ़े हैं। फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और पूरे मॉडल क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे और विस्तार से हर लेक्चर को सुनेंगे, क्योंकि सुनेंगे तब इसमें और भी जो बातें हैं उस आपको हम बताए हैं। क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा हटा के भी पूछ सकता है, लेकिन हटा के क्या क्या पूछ सकता है उसका हम चर्चा अपने लेक्चर में कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। और चलिए इसी के साथ हम आज का जो हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है, संभवतः तीसरा या चौथा है, इसको यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में